सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंगला भंवर, केटीएचएम महाविद्यालय नासिक। आज हम आत्मकथा का उद्भव एवं विकास का अध्यापन करते हैं। आत्म हिंदी आत्मकथा विधा का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं की भांति आत्मकथा एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें रचनाकार आत्मावलोकन करते हुए स्वयं अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। अतः सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि आत्मकथा लेखक के भोगे हुए जीवन का स्वयं किया गया विवेचन एवं विश्लेषण है। व्यक्ति मन को उसकी छलनाओं, प्रवंचनाओं, भूलों, जीवन मोह, भ्रमों, मोह भंग के साथ बांधती आत्मकथा मूलतः मैं की रचना है। आत्मकथा व्यक्ति मन का एक ऐसा विशिष्ट दस्तावेज है जो सहज साधारणीकरण की प्रक्रिया में एक विशिष्ट व्यक्ति मन को समष्टि में तिरोहित करने की सामर्थ्य रखता है। आत्मकथाएं ऐसे अंत साक्ष्यों की श्रृंखला है जो दूसरे व्यक्तियों की जागरूक मुद्राओं के भीतर झांकने की अद्वितीय दृष्टि देती है। आत्मकथा व्यक्ति केंद्रित होती है। यूरोपीय साहित्य अथवा चिंतन में भी आत्मकथा अथवा आत्मस्वीकृति का प्रथम उन्मेष सेंट ऑगस्टाइन 354 430 में दिखाई दिया और उसी समय से ईसाई मान्यता कन्फेशन को स्वीकृति मिली। अंग्रेजी में 18वीं शती से आत्मकथाओं का लेखन किसी न किसी रूप में व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ और निरंतर विकसित होता रहा। एक साहित्यिक विधा के रूप में उसे स्वीकृति भी मिली। हिंदी में बनारसी दास जैन की रचना अर्धकथानक 1641 को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। इसमें बनारसी दास ने अपने जीवन के 55 वर्षों की अनेक घटनाओं का बड़े रोचक ढंग से वर्णन किया है। वे व्यापार करते थे और बैलगाड़ियों में माल रखकर दूर दूर के हिस्सों की यात्रा करते थे। मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अपने दोषों का भी बहुत खुलकर वर्णन उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। आधुनिक युग में मुख्यतः आत्मकथा लेखन की भावना का उदय भारतेंदु युग से ही हुआ है। भारतेंदु युग से लेकर आज तक इस विधा का जिस प्रकार पल्लवन और विकास हुआ है, उसे युगानुरूप ही लिखा गया है। भारतेंदु द्वारा आत्मकथा लेखन का अधूरा प्रयास परिलक्षित होता है। इस 19वीं शती में भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा 1858 से 1885 तक कुछ आप बीती से लेकर आज के लेखकों सहित कितनी ही आत्मकथाएं हिंदी में लिखी गई है। इन आत्मकथाओं में राहुल सांकृत्यायन, भाग 4, प्रेमचंद, गुलाब राय, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, भाग 4 और राम दशरथ मिश्र
भाग 4 नरेंद्र मोहन नगेंद्र आदि की आत्मकथाओं की हिंदी में व्यापक चर्चा हुई है। इसमें हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पूर्ण एवं सरल आत्मकथा की कसौटी पर सर्वप्रथम खरी उतरती है। इनकी आत्मकथा द्वारा ही सर्वप्रथम आत्मकथा विधा के विकास में उनकी कृति ने अमूल्य योगदान दिया। लोकप्रियता की दृष्टि से भी महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथाओं के उपरांत बच्चन कृत आत्मकथा का नाम लिया जा सकता है। लेखिकाओं की आत्मकथाएं। लेखकों की आत्मकथाओं के साथ लेखिकाओं ने इस विधा में अपना वजूद स्थापित कर एक नया विमर्श हिंदी साहित्य में चर्चित कर दिया। नया ज्ञानोदय के महिला लेखन पर केंद्रित जुलाई 2008 के अंक ने महिला लेखन पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक समय था जब स्त्रियां घर की चार दीवारी के भीतर रहकर कढ़ाई बुनाई में अधिक व्यस्त रहती थी। आज शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद देखा जा रहा है कि उन्होंने क्रोशिये के स्थान पर कलम थाम ली है। कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में महिलाओं ने अपनी कलम चलाई है। हिंदी में लेखिकाओं की कई आत्मकथाएं प्रकाशित हुई है जो हमारे समाज की प्रगति एवं विकास के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाती है। विज्ञान, तकनीकी की देन एवं पश्चिमी सभ्यता के अनुकरण के फलस्वरूप हमारा समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, उसकी मानसिकता अभी भी रूढ़ियां एवं परंपराओं की जंजीरों से जकड़ी हुई है। इसमें कुसुम अंसर, कृष्णा अग्निहोत्री, सुनीता जैन, सुधा अरोड़ा, प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी आदि लेखिकाओं ने अपने जीवन संघर्ष का यथार्थ प्रस्तुत किया है। उसके बाद महिला लेखिकाओं की आत्मकथा के बाद दलित आत्मकथाएं इस प्रकार है। उसका परिचय। दूसरी ओर दलित आत्मकथाओं का स्वरूप इनसे बिल्कुल भिन्न है, हटकर है। दलित आत्मकथा का उद्भव ही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा एवं जनजागरण की प्रेरणा से हुआ। सर्वप्रथम समाज को इन्होंने शिक्षा की प्रेरणा दी और जब दलित शिक्षित होने लगे तो बाबा साहेब अपने भाषणों में यह आह्वान करते थे कि इन शिक्षित दलितों को साहित्य लिखने की पहल करनी चाहिए। अर्थात समाज को वाणी देने का काम उन्होंने किया। उनकी प्रेरणा से ही कई दलित साहित्यकार प्रकाश में आए। प्रारंभ में दलित चेतना को कविता, कथा, उपन्यास, नाटक आदि में अभिव्यक्ति मिली। 8वें एवं 90वें दशक में मराठी दलित आत्मकथाएं हिंदी में अनुदित हुई और हिंदी प्रदेश के पाठकों तक पहुंची। यहाँ का उपेक्षित दलित शोषित समाज दुख, वेदना, यातना, प्रताड़ना, अपमानित जीवन को महसूस कर रहा था पर लिख नहीं सका था।
उसमें मराठी दलित साहित्य की प्रेरणा से लिखने का साहस पैदा हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी में कुछ एक संवेदनशील साहित्यकारों ने 10वें दशक में अपनी आत्मकथाएं लिखी। अर्थात 10वें दशक में मराठी दलित आत्मकथाओं से बहुत सारे दलित साहित्यकारों को प्रेरणा मिली। 10वें दशक में अपनी आत्मकथाएं लिखी, जिनमें पहला नाम मोहनदास नैमिषारण्य का आता है, जिन्होंने 2 भागों में अपने अपने पिंजरे लिखी। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, कौशल बैसत्री की दोहरा अभिशाप, सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत तथा संतप्त महाप्रसाद की झोपड़ी से राजभवन, डी.आर. जाटव की मेरा सफर मेरी मंजिल, शौराज सिंह बेचैन की मेरा बचपन मेरे कंधों पर आदि दर्जनों आत्मकथाएं हिंदी में लिखी गई। दलितों का जीवन उपेक्षा, बेगारी और अपमान से भरा है। यही कारण है कि कोई भी दलित आत्मकथाकार जीवनी में ही आत्मकथा लिख डालता है और समाज से न्याय की उपेक्षा कर बाकी दिनों में जीवन के सुखमय पूरे होते हुए देखने की कल्पना करता है। दलित आत्मकथाओं का वर्ण विषय, उसमें वर्णित चरित्र, परिवेश तथा भाषा द्वारा समाज की विशिष्ट पहचान रेखांकित होती है। इन आत्मकथाओं के माध्यम से दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित लोगों का जीवन बड़े व्यापक रूप में अपनी संपूर्ण तथा कड़वी सच्चाई के साथ उभरकर सामने आने लगा है। इस संदर्भ में मैनेजर पांडे कहते हैं, दलित आत्मकथा एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक समुदाय की आत्मकथा है। इस तरह दलित आत्मकथा साहित्य का स्वर सम्मान प्राप्त करने को प्राथमिकता देता है। अन्य लेखकों की आत्मकथाएं उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों, संघर्षों, संघातों से पूरी रचनाएं होती है। उनका अपना महत्व है, किंतु दलित लेखकों की आत्मकथाएं सुपरिचित दलित लेखक मोहनदास नैमिषारण्य के शब्दों में कुछ ऐसी है, लेखक को गर्म सलाखे छूने जैसा अनुभव होता है, क्योंकि इन आत्मकथाओं में इतिहास के साथ उनकी स्मृतियां भी उतरती है। उनके तल्लख जीवन की सच्चाइयां, जिनमें उनके लिए सिर्फ बेचैनी का सबब होता है। इस तरह दलित की पीड़ा दोहरी है, एक आर्थिक तो दूसरी सामाजिक। आर्थिक दृष्टि से वह निर्बल है तो सामाजिक दृष्टि से दुत्कार, घृणा, उपेक्षा का पात्र है। सत्ता, संपत्ति, शिक्षा आदि अनेक बातों से वंचित इस समाज ने बहुत कुछ सहा और भोगा है। अतः वह अन्याय, अत्याचार के प्रति आक्रोश, परंपराओं का अस्वीकार, व्यवस्था के प्रति विद्रोह कर रहा है। दलित आत्मकथा में वह तीखे तेवर और बेबाक ढंग से इसे वह व्यक्त कर रहा है। हिंदी आत्मकथाओं का संक्षिप्त
इतिहास हम देखते हैं। बनारसीदास जैन की अर्धकथा आत्मकथा है। गुरु गोविंद सिंह की विचित्र नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कहानी आप बीती। प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा जीवन वृत्तांत। श्रीधर पाठक की स्वजीवनी। वृंदावन लाल वर्मा की कुछ संस्मरण। शिवरानी देवी की मेरी गिरफ्तारी। गुलाब राय की मेरी असफलताएं। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा। यशपाल की सिंहावलोकन। रामचंद्र शुक्ल की आत्मसंस्मरण। उसी प्रकार बहुत सारे हिंदी साहित्यकारों ने, चाहे महिला साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे दलित साहित्यकार हो, उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। अभी उपसंहार की ओर हम जाते हैं। निष्कर्ष रूप में स्पष्ट हो जाता है कि आत्मकथा स्वजीवन का वर्णन है। आत्मकथाकार अपने विषय में समझाते हुए किसी प्रकार से पाठक से संबंध स्थापित करना चाहता है। वह अपने व्यक्तित्व, संघर्ष, कष्ट, दुख, सुख, सेवा आदि का प्रारंभिक जीवन से लेकर अंतिम जीवन तक वर्णन करना चाहता है। वह उन घटनाओं को लोगों के सामने रखता है जिनके साथ न्याय कर सका है अथवा नहीं। आदर्श जीवन का परिचायक आत्मकथा ही है। अपनी भूलों, वंचनाओं को निर्मम अभिव्यक्ति देती आत्मकथा का शिल्प जटिलतम है। आत्मकथाकार स्वयं के संबंध में बहुत कुछ उद्घाटित करना चाहता है और उसी समानांतर क्षण में बहुत कुछ छिपाना चाहता है। वह लक्ष्य को महत्वपूर्ण मानने का संकेत देता है। आत्मकथा में लेखक जहां एक ओर व्यक्ति मन की अनेक गुंथियों के लिए होता है, वही दूसरी ओर वह परिवेश और समष्टि जीवन के संघर्ष, सफलता, असफलता, यश, अपयश का साक्षात्कार भी करता है। आत्मकथा लेखन के मूल में मनुष्य की आत्म प्रकाशन की प्रवृत्ति कार्य करती है। आत्मकथाकार स्वयं भोक्ता होने के कारण जीवन की घटनाओं को सत्य एवं ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। वह भूतकाल के साथ साथ वर्तमान काल के अनुभव का सत्यांकन करता है। यह यथार्थ से यथार्थ तक की यात्रा है। वास्तविक बात तो यह है कि मनुष्य अपने भूतकाल के विषय में क्या याद कर सकता है, यह वर्तमान काल में भूत का निर्णय है। वह वर्तमान में भूतकाल की स्मृतियों को बदलते सोच के अनुसार ही याद करता है और विश्लेषण भी जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अंतिम मोड़ पर याद कर हिसाब लगाता है कि मुझे उचित न्याय मिला या नहीं। वह दूसरों से तुलना कर बैठता है। फलस्वरूप न्याय की अपेक्षा लेकर अपना महत्व स्वयं बतलाने की अदम्य इच्छा से आत्मकथा लिखी जाती है। इसमें आत्म प्रशंसा और आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। अतः आत्मकथा को संपूर्ण व्यक्तित्व के उद्घाटन की विधा स्वीकार कर लेना ही उचित है। धन्यवाद।